साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 2 दिन से नेशनल जनमत के शुभचिंतकों और दर्शकों द्वारा लगातार ये पूछा जा रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि आखिर वीडियो आप कोई नया क्यों नहीं डाल रहे हैं। दरअसल मुझे फीवर था, फीवर अभी भी है, लेकिन ये मुद्दा आप लोगों के बीच में लाना बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय एक बार फिर से खेल करने जा रहा है। अतिथि व्याख्याता यानी कि गेस्ट लेक्चरर के लिए उसने कुछ पोस्ट निकाली हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। ओबीसी एससी एसटी के साथ खिलवाड़ तो किया ही गया है, साथ ही साथ निश्चित तौर पर सवर्ण वर्ग के जो लोग सिलेक्ट भी किए जाएंगे, वो ऐसा अंदेशा है कि वो उन लोगों के ऊपर तरजीह दी जाएगी जो वास्तविक में उन पदों के योग्य हैं। राहत इंदौरी साहब भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी कही हुई 2 लाइनें काफ़ी जगह बिल्कुल सटीक और फिट बैठती हैं। लगेगी आग तो आएंगे कर कई घर जद में, इस गली में सिर्फ मेरा मकान थोड़े ही है। निश्चित तौर पर सिलेक्शन में ओबीसी एससी एसटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो की ही जाती है, लेकिन राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, जिसको इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय कहा जाता था, वहां के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में ये देखा गया है कि जिन सवर्ण लोगों की नियुक्ति भी की गई है, उनको उन सवर्णों पर तरजीह दी गई है जो वास्तविक में उन पदों पर पहुंचने के योग्य और काबिल थे। यानी कि इस भ्रष्ट तंत्र की मुखालफत अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसकी जद में कोई भी आ सकता है। निश्चित तौर पर ओबीसी एससी एसटी के ऊपर सवर्णों को तरजीह देने की कोशिश की जाती है, लेकिन सवर्णों में भी योग्यता का ख्याल नहीं रखा जाता। वहां भी गेटिंग सेटिंग का खेल करके योग्य सवर्णों को भी बाहर कर दिया जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार यानी कि कुल सचिव हैं विनोद कुमार सिंह, उन्होंने 18 अगस्त को 15 विषयों के लिए 138 गेस्ट लेक्चरर की पदों की विज्ञप्ति निकाली। 19 अगस्त को 16 विषयों के लिए 102 गेस्ट लेक्चररों के पद निकाले। इसका मतलब कुल 31 विषयों के लिए 240 गेस्ट लेक्चरर रखे जाने हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। लेकिन इसमें आरक्षण के नियमों का पालन छोड़िए, आरक्षण लगाया ही नहीं गया। इन तमाम सारी बातों को लेकर के लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम सारे शिक्षकों, लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी कि लूटा के महासचिव डॉक्टर विनीत वर्मा ने भी विरोध जताया। कई जगह लिख करके उन्होंने कहा कि सिस्टम को ठीक करके यानी कि प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करने के बाद इस विज्ञप्ति को दोबारा निकाला जाए। तमाम सारे शिक्षकों का जो विरोध था वो इस बात को लेकर के था, यूजीसी की फरवरी 2010 की गाइडलाइन स्पष्ट तौर पर कहती है सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग गेस्ट ऑब्लिक पार्ट टाइम टीचर्स शुड बी द सेम एज फॉर ए रेगुलरली अपॉइंटेड टीचर्स। इसका मतलब कि भले ही आप अतिथि शिक्षक या पार्ट टाइम शिक्षकों की भर्ती कर रहे हों, उसका भी तरीका वही होगा जो रेगुलरली यानी कि नियमित शिक्षकों की भर्ती के लिए होता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से इसके लिए कम से कम 2 प्रचलित समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला जाना चाहिए। प्रचलित का मतलब स्थानीय नहीं, राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाना चाहिए। जो नहीं दिया गया, केवल आंतरिक तौर पर वेबसाइट में लगा करके कह दिया गया कि हमने इसका प्रचार प्रसार किया है। सिलेक्शन कमेटी का जो गठन होता है, यूजीसी के नॉर्म्स कहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी इस हिसाब से होनी चाहिए, कुलपति या कुलपति के द्वारा नामित कोई प्रोफेसर के रूप में 10 साल का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, प्रोफेसर के स्तर की अकादमिक स्तर का कोई व्यक्ति, 3 विषय विशेषज्ञ, फैकल्टी डीन, विभागाध्यक्ष। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक या महिला, इनमें से अगर कोई भी कैंडिडेट प्रतिभाग कर रहा है तो इस श्रेणी से कोई भी व्यक्ति होना चाहिए। मतलब कि डीन प्रोफेसर अगर इन कैटेगरी में से हैं तो उसको छोड़ दिया जाए, और अगर डीन प्रोफेसर या अन्य विषय विशेषज्ञ इन कैटेगरी से नहीं हैं तो इन कैटेगरीज से कोई ना कोई व्यक्ति जरूर शामिल होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी में। फिर से बता देता हूं, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक महिला और फिजिकली हैंडीकैप्ड, इन कैटेगरी में से कोई ना कोई व्यक्ति जरूर शामिल होना चाहिए अगर इन कैटेगरी में से कोई भी इस कैंडिडेट इंटरव्यू देने आ रहा है। अब जो कमेटी बनाई गई है वर्तमान कुल सचिव द्वारा, वो कमेटी आपको बता देता हूं। इन्होंने बनाई है संबंधित संकाय अध्यक्ष, यानी कि डीन को सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया है।
एचओडी विभागाध्यक्ष को सदस्य बना दिया है, डीन रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति को सदस्य बना दिया गया है, विषय विशेषज्ञ सदस्य बनाए गए हैं, कुल सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति। जबकि यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से कुल सचिव खुद नहीं रह सकते, उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति भी नहीं रह सकता। लेकिन नियमों को धता बताते हुए कुल सचिव ने 3 लोगों को नामित कर दिया है। आर्ट फैकल्टी एवं ललित कला संकाय के लिए विद्यानंद त्रिपाठी जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, साइंस फैकल्टी लॉ फैकल्टी के लिए डॉक्टर भावना मिश्रा जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, कॉमर्स फैकल्टी के लिए और शिक्षा शास्त्र के लिए बीपी कौशल वो भी डिप्टी रजिस्ट्रार हैं। सिलेक्शन कमेटी में डिप्टी रजिस्ट्रार की कोई भी भूमिका सीधे तौर पर नहीं होनी चाहिए। डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक व्यक्ति नहीं होता है, वो प्रशासनिक पक्ष का व्यक्ति होता है। प्रशासनिक पक्ष का व्यक्ति किसी गेस्ट लेक्चरर के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया में कैसे बैठ सकता है? कुल सचिव को जब पावर ही नहीं दिए हैं यूजीसी ने कि वो किसी को नामित कर सके, तो वो नामित क्यों कर रहे हैं? जब कुलपति या उनके समकक्ष 10 साल का अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति को नामित करने की बात की जा रही है, तो कुलपति किसी को नामित क्यों नहीं कर रहे हैं? कुल मिलाकर के सवाल किस बात पर है? पहला तो सवाल इस बात पर है कि विज्ञापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई। जिस तरीके से समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाने चाहिए थे, विज्ञापन नहीं दिए गए। दूसरा, सिलेक्शन के लिए जो कमेटी बनाई जानी चाहिए थी, उस कमेटी का भी पालन नहीं किया गया। तीसरा, सबसे बड़ा जो खेल किया गया, ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसमें आरक्षण का प्रावधान ही नहीं किया गया। इस बारे में जब विनीत वर्मा तमाम सारे लोगों से सवाल करते हैं, शिक्षक संघ सवाल करता है, तो वो कहते हैं कि गेस्ट लेक्चरर के पद ऐसे ही निकाले जाते रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि 21 जून 2019 को इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भी 36 विभागों के 202 पदों पर गेस्ट लेक्चर के लिए विज्ञप्ति निकाली थी। उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण के नियमों का पालन किया गया था। बगल में आप तस्वीर देख रहे हैं, अलग अलग विषयों में ओबीसी एससी एसटी की आरक्षित वार संख्या स्पष्ट तौर पर दी गई है। इसका मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय के जिम्मेदार प्रशासन द्वारा जो बात कही जा रही है कि गेस्ट फैकल्टी में आरक्षण दिया ही नहीं जाता है, वो पूरी तरीके से और नितांत गलत है। यूजीसी के नॉर्म्स कहते हैं कि कोई भी विज्ञप्ति अगर आप निकालिए, उसमें आरक्षण के नियमों का पालन करिए। सरकार की मानसिकता पर सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पंडित दिनेश शर्मा जी जो उच्च शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम भी हैं, इससे पहले 618 लोगों को जो मानदेय शिक्षक काम कर रहे थे, उनको बैकडोर से उन्होंने परमानेंट कर दिया। जबकि वो सवर्ण तो थे ही ज़्यादा संख्या में, लेकिन सवर्णों में भी अयोग्य लोग थे। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो लोग उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षा को पास नहीं किए थे। उनमें से तमाम सारे लोग नेट भी क्वालिफाइड नहीं थे, तमाम सारे लोग पीएचडी भी ठीक ढंग से नहीं किए हुए थे। फिर भी उन लोगों को बैकडोर एंट्री के माध्यम से बिना इंटरव्यू, बिना रिटन परीक्षा करवाए हुए ही 618 लोगों को आपने परमानेंट कर दिया। उसी तरीके से गेस्ट फैकल्टी के पदों पर ओबीसी एससी एसटी के बिना आरक्षण के आप लोगों को भर तो लेंगे, इसके बाद इन्हीं अयोग्य लोगों को आप नियमित करके उन पदों को हमेशा के लिए भर लेंगे। ये खेल लगातार चलता चला आ रहा है। इस खेल में केवल आरक्षित वर्ग के लोग ही नहीं, बल्कि सवर्ण तबके के वो लोग भी पिस रहे हैं जो वास्तविक में योग्यता रखते हैं। इसलिए क्योंकि तमाम सारी विज्ञप्तियों में पैसे से लेकर के गेटिंग सेटिंग का खेल भी चलता है। राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय में जो अन्य खेल हुए हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल सरकार की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए मैं बता सकता हूं कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जो इंटरव्यू चल रहे थे, जिसमें कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा था, मतलब कि ज़्यादा अंक आने के बाद भी आपने पहले से ही सिलेक्ट कर लिया था कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी को आपने जनरल बना दिया, उसको अनरिजर्व्ड कहना चाहिए। अनरिजर्व्ड का मतलब होता है कि उसमें किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति ज़्यादा अंक पाने के बाद आ सकता है, लेकिन आपने उसको जनरल और जनरल के बाद सवर्ण कैटेगरी बना दिया। इंटरव्यू में बुलाया जब आपने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में, तो आपने आरक्षण पहले तो गलत तरीके से लगाया, इसके बाद इंटरव्यू कैटेगरी वाइज ओबीसी एससी एसटी और जनरल के कैंडिडेट्स को अलग से बुलाया। इस मामले को लेकर के ओबीसी कैंडिडेट रोहित वर्मा कोर्ट चले गए। कोर्ट से पहले वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास भी गए थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने नोटिस भी भेजा था, सुनवाई भी की थी,
उसके बाद भी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के कान पर जू नहीं रेंगी थी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कुछ उसका बिगाड़ भी नहीं पाया था। जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने माना कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने गलत किया है। रोहित वर्मा को दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन स्वाभाविक था कि उनके साथ गलत नियत के साथ बर्ताव होना था, उनको सिलेक्शन नहीं किया गया। लेकिन इस बात का उदाहरण है, अगर आप लड़ते हैं तो ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नजीर बनती है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रकरण में राज्यपाल के पास, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के पास और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास कंप्लेंट भेज दी गई है। उन लोगों के यहाँ से नोटिस भी आ गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव की तरफ से जो नोटिस लखनऊ विश्वविद्यालय को दिया गया है, उसमें 25 अगस्त को 11 बजे सुनवाई भी रखी गई है। प्रमुख सचिव और कुल सचिव को उसके लिए नोटिस दे करके शामिल होने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जबकि इंटरव्यू प्रक्रिया 24 अगस्त से ही शुरू हो जाएगी, 31 अगस्त तक चलती रहेगी। इस प्रकरण में क्या होगा या नहीं होगा, इस प्रकरण के लिए लड़ने वालों को मैं सलाम करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं, जिस तरीके से एमएलसी वासुदेव यादव, राजेंद्र सिंह रज्जू भैया इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय में गड़बड़ियों को लेकर के विधान परिषद में जो सवाल उठाया है, वैसे ही तमाम सारे जनप्रतिनिधि इस तरह के वीडियो को देखते हुए विधानसभा से लेकर के विधान परिषद में भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये आगे आने वाले आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर अब भी मूक दर्शक बने रहे तो ये स्थिति आगे बढ़ती चली जाएगी। किरण कुमार गौर तेलंगाना के रहने वाले हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उत्तर भारत के तथाकथित लोग अपने आप को सामाजिक न्याय का पहरुआ बताते रहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत से आने वाले लोग ही इन मामलों में ज़्यादा सक्रिय की भूमिका में देखे जाते हैं। उन्होंने 10 अगस्त 2020 को जो आरटीआई लगाई थी, उसके सवाल के जवाब में बताया गया है यूजीसी के द्वारा कि 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय जो पूरे देश भर में हैं, उसमें ओबीसी प्रोफेसर के पद हैं 313, जबकि वर्तमान में ओबीसी के प्रोफेसर हैं केवल 9, खाली पड़े हुए हैं 304 पद। एसोसिएट प्रोफेसर के पद हैं 735, वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं ओबीसी 38, खाली पड़े हैं 697 पद। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2232 पद सृजित हैं, वर्तमान में 1327 भरे हुए हैं, 905 पद अभी भी खाली पड़े हैं। अब सोचने का विषय यह है कि सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षा में ही ये महीन खेल क्यों किया जाता है। इसलिए क्योंकि इन्हीं प्रोफेसर्स के अंडर में आपके और हमारे घर के बच्चे पीएचडी करने के लिए पहुंचते हैं और ये शिक्षक तमाम बच्चों का भविष्य संभालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रैक्टिकल से लेकर के वाइवा और उनको लिखित परीक्षा में अंक यही लोग देते हैं। पीएचडी कराने के लिए घर का सामान मंगवाने से लेकर के घर के काम करवाने तक तमाम सारे काम भी करवाए जाते हैं इन्हीं गुरुजी द्वारा, इन्हीं द्रोणाचार्यों द्वारा। इसलिए उच्च शिक्षा में अगर कोई प्रोफेसर पहुंच गया है तो अगर वो यूनिवर्सिटी में है तो वही तमाम सारे आयोग में इंटरव्यू लेने के लिए भी पहुंचता है, विषय विशेषज्ञ के तौर पर भी पहुंचता है। कुल मिलाकर के अपने अंडर में तमाम बच्चों का भविष्य संवारने के अलावा अन्य लोगों को नौकरी देने के इंटरव्यू में भी वो बैठता है। इसलिए उच्च शिक्षा में लगातार खेल करके पिछड़े दलित वर्ग यानी कि आरक्षित वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं सवर्ण वर्ग के लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि इस तरह के चयन प्रक्रिया पर सवाल इसलिए उठने चाहिए क्योंकि न सिर्फ आरक्षित वर्ग के होनहार बच्चों का नुकसान होता है, बल्कि अनारक्षित यानी कि सवर्ण तबके के लोगों को भी इस तरह के चयन प्रक्रियाओं से नुकसान उठाना पड़ता है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। अपने स्तर पर लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रहे इस असंवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया को रुकवाइए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है